Okay, let's start the lecture. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में. ठीक है. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. लास्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे कि रेजोनेंस क्या होता है. जनरल रेजोनेंस एक फिजिकल सिस्टम में हम लोग एक एग्जांपल लिए थे पेंडुलम का. तो उसमें रेजोनेंस क्या होता है. तो बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है कि मैं एक एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ और उससे मैक्सिमम अगर आउटपुट मिलता है, जिस कंडीशन पे मिलता है, उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं. तो मैं कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम आउटपुट मिलने का कंडीशन क्या है कि सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, ऑपोजिशन कम हो. ठीक है. तो तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में क्या देखेंगे. इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में कितना टाइप है. एक है सीरीज रेजोनेंस, एक है पैरेलल रेजोनेंस. सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एक सर्किट में है वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं. मतलब उसके हर एक कंपोनेंट के थ्रू सेम करंट फ्लो करेगा. मे बी वोल्टेज सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कैसा है. लेकिन करंट हर एक कंपोनेंट के थ्रू सेम फ्लो करेगा. ठीक है. तो हम लोग पहले सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं. तो मेरा ये सोर्स है. क्या सोर्स है. वोल्टेज सोर्स है. ये इसी का सिंबल है. और इसमें ये रेजिस्टेंस है, सीरीज में इंडक्टर है और उसके साथ सीरीज में क्या है, कैपेसिटर है. ठीक है. तो ये मेरा सीरीज सर्किट बन गया. ठीक है. ये सी हो गया. ये एल से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस का आर. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं ये सोर्स होता है. सोर्स का क्या होता है. एक फ्रीक्वेंसी होता है ना. सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है. अब किस फ्रीक्वेंसी में मेरा आउटपुट मैक्सिमम होगा. यही तो रेजोनेंस होता है ना. मैकेनिकल सिस्टम में क्या देखते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी में मेरा रेजोनेंस मैक्सिमम हो रहा है. सॉरी, मेरा आउटपुट मैक्सिमम हो रहा है. वहां पे आउटपुट क्या था, एम्पलीट्यूड था. मतलब जो बॉब था वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा रहा है, उसका एम्पलीट्यूड है ना. तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो फाइंड आउट मुझे मिल सकता है तभी अगर मेरा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी और सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम होगा उस पेंडुलम के लिए. तो यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे आउटपुट रेजोनेंस में क्या होता है, आउटपुट मैक्सिमम होता है. तो आउटपुट यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए. आउटपुट क्या है. यहाँ पे आउटपुट वही चीज है, वोल्टेज तो है. आउटपुट क्या होगा. आउटपुट है यहाँ पे करंट. मतलब वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए तो सर्किट में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है. तो ये आउटपुट है करंट. वोल्टेज इनपुट दिए हैं तो उसके वजह से करंट जाएगा. और वो करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. तो ये करंट कब मैक्सिमम होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है ना. तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे. और जब उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग अचीव कर लेते हैं फिर उस चीज तभी हम लोग बोलते हैं कि सर्किट रेजोनेंस में है. मतलब जब करंट मैक्सिमम हो गया तो मेरा
फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब किस फ्रीक्वेंसी में, अभी ये वोल्टेज में एक फ्रीक्वेंसी आ रहा है 50 हर्ट्ज, अब उसको वेरी करेंगे, तो वेरी करने के टाइम जिस फ्रीक्वेंसी में मेरा करंट मैक्सिमम हो रहा है और बाकी कम होगा, उस बस एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसा होगा जहाँ पे वो करंट मैक्सिमम होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। और रेजोनेंस उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जो फिनोमेना होगा उस टाइम, मतलब उस सर्किट वैसा कंडीशन जब अपीयर करेगा कि मेरा करंट मैक्सिमम हो, तो तब हम लोग बोलेंगे कि सर्किट रेजोनेंस में है। और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे बोला था कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, मतलब फिजिकल कंडीशन में, तब मतलब आउटपुट हो रहा है, मतलब सिस्टम सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को, मतलब ऑपोजिशन कम हो रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज है, करंट अगर मैक्सिमम होगा तो ऑपोजिशन कम होगा। तो ऑपोजिशन यहाँ पे क्या है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है, जेड हम लोग बोलते हैं। और जेड को कैसे लिख सकते हैं, जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, हाँ, और एक्स सी। मैं ये क्यों दिया, ये डिफरेंस है, माइनस नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उससे कम होगा, ठीक है। तो ये हमेशा वैल्यू, ये स्क्वायर टर्म्स है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एक सेल का वैल्यू, एक सेल क्या होता है, एक सेल होता है ओमेगा इंटू एल, और एक सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, ये ऑलरेडी सबको पता है। तो अब हम लोग एक मानते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें इधर होगा एक्स, एक्स भी हो सकता है एक्सएल भी हो सकता है, रिएक्टेंस और उसका यूनिट क्या होता है, ओम। और इसमें मैं फ्रीक्वेंसी को ले रहा हूँ। अब देखो स्मॉल जो फ्रीक्वेंसी है, ये स्मॉल है ना, स्मॉल रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, या जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ये हायर साइड है फ्रीक्वेंसी का, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी अगर मेरा फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा अगर कम है, तो एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, एक्सएल मेरा क्या होगा, ओमेगा अगर कम होता है एक्सएल भी कम होगा। और यहाँ पे ओमेगा कम हो रहा है, एक्सी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये कम वैल्यूज है ना, तो एक्सी क्या होगा, ये कम होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्सी वो ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे प्लॉट करें, एक्सी का वैल्यू क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है बहुत। तो सपोज एक्सी यहाँ पे कहीं पे एक्सी है, और एक्सएल का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओमेगा कम है तो एक्सएल कम है, ओमेगा कम है तो एक्सी ज्यादा है, तो एक्सएल कम है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज एक्सएल है, ये पॉइंट है, इस पर इस ओमेगा में इस पॉइंट में मेरा एक्सएल है, और इस पॉइंट में मेरा एक सी है, क्योंकि एक सी का वैल्यू ज्यादा है। इसको हटा, इसको छोड़ दो, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे नहीं, इस पॉइंट में ही होगा, इस ओमेगा में मेरा एक सी हो रहा है इतना, सॉरी एक्सएल हो रहा है इतना, और एक सी हो रहा है ज्यादा। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ओमेगा जितना इंक्रीज करेंगे क्या होना होगा, ये क्या होगा, ये इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। इस साइड में जितना जाएंगे तो ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज होते होते इधर जा रहा है। तो जितना ओमेगा का वैल्यू आगे बढ़ेगा, एक सी क्या होगा, इंक्रीज होते होते जाएगा, है ना। और एक सी क्या होगा, कम होते होते जाएगा। एक सी क्या हो रहा है, जितना मैं इसका वैल्यू इंक्रीज करूंगा, ये रेशियो क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना। तो एक सी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ऐसे इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा, इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मेरा दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है,
यहाँ पे मेरा XC इक्वल टू XL है, कहाँ पे, इस पॉइंट में, ठीक है। तो इस पॉइंट में अगर XL इक्वल टू XC है तो इस इक्वेशन की मदद से क्या होगा, XL अगर XC इक्वल है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तो Z मेरा क्या होगा, R होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ पा रहे हो। मैं सिंपली ओमेगा, क्योंकि ओमेगा वेरी करेगा तो एक्सेल भी वेरी करेगा, ओमेगा वेरी करेगा तो एक्सी भी वेरी करेगा, और ये एक्सेल एक्सी वेरी करेगा तो जेड भी वेरी करेगा। तो एक्सेल कम, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कम एक वैल्यू किसका, ओमेगा का। ओमेगा कम जब है तब इसका वैल्यू कितना है, दोनों ही ऊपर में है, तो ये भी कम होगा। ये अगर ओमेगा कम होता है तो एक्सेल भी कम ही होगा, प्रोपोर्शनल है। और एक सी में क्या है, ये रेसिप्रोकल है, ओमेगा कम होगा लेकिन उस कंडीशन में 1 अपन ओमेगा का कम वैल्यू के लिए ये रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये यहाँ पे है। अब जितना मैं ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा एक सी बढ़ता जाएगा, सॉरी एक सेल बढ़ता जाएगा, एक सी घटता जाएगा। तो ऐसा एक रीजन, ऐसा एक पॉइंट आएगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू आएगा जहां पे क्या हो रहा, ओमेगा 1 बोल रहा हूँ, ठीक है, ओमेगा नॉट बोल रहा हूँ। तो उस फ्रीक्वेंसी में ये एक्स, दोनों का वैल्यू एक्सी और एक्सएल का वैल्यू सेम आ रहा है। अब जब सेम आ गया तब क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो z इक्वल टू आर हो गया। तो ये अगर 0 हो गया तो z का वैल्यू क्या हुआ, कम हो गया, ऑपोजिशन कम हो गया, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू आर, बाकी का ये 0 हो गया। मतलब z का वैल्यू ऑपोजिशन, z क्या है, ऑपोजिशन है, किसका, करंट को अपोज कर रहा है। मतलब z अगर ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। रेजोनेंस में क्या होता है, मैं बोला आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, रेजोनेंस में आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। रेजोनेंस वही कंडीशन है जिस फ्रीक्वेंसी में मेरा करंट मैक्सिमम हो, मेरा आउटपुट मैक्सिमम। जनरल सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि आउटपुट मैक्सिमम होगा रेजोनेंस में। इलेक्ट्रिकल के केस में आउटपुट क्या है, करंट है। मैकेनिकल पेंडुलम के केस में हम लोग क्या देख रहे थे कि उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कितना ऊपर जा रहा है बॉब, वो मैक्सिमम था, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, तो करंट कब मैक्सिमम होगा, जब इम्पीडेंस कम होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, V अपॉन जेड होता है। जेड कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जेड मिनिमम होगा, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू इक्वल हो रहा है, और इक्वल वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो z क्या हो जा रहा है, z इक्वल टू आर हो जा रहा है। तो z इक्वल टू आर मतलब z का वैल्यू ये मिनिमम, इससे नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि r किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, r कांस्टेंट है। ये r क्या है, कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है। तो अब मैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो r तो कांस्टेंट है, z मतलब ये हमेशा इतना रेजिस्टेंस तो देगा ही, ठीक है। तो तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। कब, जब z इक्वल टू आर हो जाएगा, मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा, जिस फ्रीक्वेंसी में, उस फ्रीक्वेंसी में मेरा रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आया, बहुत ही मतलब चीज को समझोगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिसको डीपली समझोगे तो कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे जेड आ गया, हो गया। तो सर्किट इसलिए मैं क्लास में अगर तब समझे नहीं हो तो अब समझ लो कि मैं बोलता था ना, सर्किट रेजिस्टिव सर्किट जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि आर है, दोनों है एक्चुअली, एक्सेल और एक्सी दोनों ही है, लेकिन एक दूसरे का इफेक्ट को क्या कर रहा है, इफेक्ट को 0 कर दे रहा है, मतलब, ठीक है, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट को मतलब 0 कर दे रहा है, मतलब सोर्स क्या देख रहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस है ना। तो जो ये सप्लाई, एनर्जी सप्लाई करेगा, मतलब पहले क्या हो रहा था, ये एनर्जी लिया, यहाँ पे एनर्जी आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जब रेजोनेंट कंडीशन आ गया तब सर बेसिकली क्या हो रहा है, एनर्जी, ये जो एनर्जी है, सपोज यहाँ पे कुछ एनर्जी स्टोर हो गया है, अब ये क्या कर रहा है, इसको
सप्लाई कर रहा है रेजोनेंट कंडीशन में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस जब हो रहा है तो ये और ये कोई भी एक हो कि वो यहाँ से सोर्स से सप्लाई नहीं ले रहा है, इसलिए सोर्स बस देख रहा है कि सिस्टम में रेजिस्टेंस है। मतलब ये मैं फिजिकल ये एक सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। मतलब मैं ये मैथमेटिकली प्रूफ किया ना, मैथमेटिकली यहाँ पे 0 आ जा रहा है तो z इक्वल टू आर आ रहा है। लेकिन इसको कैसे समझोगे कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस आ गया, मतलब मैथमेटिकली जो है उसको तो लॉजिकली मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि अ, जब मेरा सर्किट है एक दूसरे का एफर्ट को जीरो कर रहा है, मतलब क्या है कि जब रेजोनेंट कंडीशन हो गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं अप्लाई कर दिया, तो सर्किट सिर्फ इसको सप्लाई कर रहा है, मतलब एनर्जी जो भेज रहा है वो एनर्जी बस इसमें जा रहा है। लेकिन सपोज इसको एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, वो यहाँ पे जो स्टोर हुआ है अभी तक, जो एनर्जी स्टोर होके रखा है वो यहाँ पे दे रहा है। और एसी है, एसी में क्या होता है, एक बार एनर्जी ये एक बार चार्ज मतलब एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, है ना, करंट का डायरेक्शन में एक बार पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो एक बार ये इसको चार्ज करेगा रेजोनेंट कंडीशन में, एक बार ये इसको चार्ज करेगा, मतलब ये दोनों में से कोई भी सप्लाई से एनर्जी नहीं ले रहा है, ये एक दूसरे का एनर्जी ले रहा है। और सप्लाई को किसको सिर्फ दे रहा है एनर्जी, रेजिस्टेंस को। तो इसलिए सर्किट बिहेव कर रहा है सिर्फ एक रेजिस्टिव सर्किट जैसा, हालांकि दोनों ही है, लेकिन दोनों एनर्जी दोनों मतलब यहाँ पे एनर्जी ये ले रहा है इस इससे, नहीं तो ये अगर चार्ज होगा, मतलब पहले एक बार ये चार्ज होगा तो इससे एनर्जी लेगा, ये चार्ज ले रहा है तो चार्ज जो ले रहा है एनर्जी जो आ रहा है इसमें कहाँ से आ रहा है, सप्लाई से अगर नहीं ले रहा है तो यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो सप्लाई बस रेजिस्टेंस में जितना एनर्जी चाहिए, जो मतलब हीट एनर्जी चाहिए, मतलब गर्म हो रहा है हीट एनर्जी लॉस हो रहा है, वो बस सप्लाई से आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ पे जा रहा है, एक बार ये एनर्जी यहाँ पे जा रहा है, मतलब एक साइकिल ये इसको चार्ज कर रहा है, दूसरा नेगेटिव साइकिल में ये इसको चार्ज कर रहा है, कैपेसिटर इंडक्टर को चार्ज कर रहा है बस। लेकिन सर सोर्स क्या देख रहा है, सोर्स किसको मुझे सप्लाई करना है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये है, ये सीरीज रेजोनेंस हम लोग बता रहे हैं, सीरीज में, सीरीज की बात है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अब रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, जिसको हम लोग बता रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे कैसे, ये किसके ऊपर, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सर्किट के किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, इंडक्टेंस, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग के पास जो है, हम लोग ये तो समझ चुके हैं दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, है ना, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो एक सी का क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, और एक सेल का क्या होता है, ओमेगा एल होता है। हो गया, ये दोनों लिख लिए। तो इस इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो ओमेगा ये ऊपर चला गया और इस साइड में लिख लिया ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एल को मैं नीचे लेके आया, तो 1/LC। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन है ना, कंडीशन ये है, दोनों दूसरे में तो नहीं है, और फ्रीक्वेंसीज में ये दोनों अलग अलग हो रहा है, बस यही एक कंडीशन है, यही एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें x इक्वल टू एक्सएल हो रहा है। तो इससे मैं निकाल रहा हूँ इस फ्रीक्वेंसी को, जो कि डब्ल्यू नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/L रूट एल सी।
हो गया, ये सीरीज सर्किट के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तो रेजोनेंट एक नोट लिख लो कि रेजोनेंस कंडीशन में रेजोनेंस में पावर फैक्टर कितना होता है, बताओ तो। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द रेजोनेंट सर्किट? अब पावर फैक्टर तो हम जानते, सर्किट बेसिकली पावर फैक्टर क्या है, डिपेंड करता है इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्टिंग में हम लोग किए थे ना, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, प्योर आरएल सर्किट, सॉरी एल सर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो इन जैसे इन प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से, और करंट सेम फेज में रहता है किसमें, रेजिस्टिव सर्किट में। तो इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई, और एंगल तो जीरो है, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो पावर फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, तो पावर फैक्टर 1, तो रेजोनेंस में मेरा पावर फैक्टर जो होता है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, 1 होगा ही होगा, मतलब कांस्टेंट है रेजोनेंस में, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर 1 होगा, और कोई बात नहीं है, यहाँ पे डिस्कशन खत्म। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं, कुछ प्लॉट देख लेते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट का। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ ये मैं और क्लास में कर चुका हूँ, फिर भी मैं ये और एक बार डिस्कशन कर देता हूँ, ताकि तुम्हें ये वीडियो रह जाएगा, तुम लोग कुछ डाउट है या कुछ है तो इसको बार बार देख सकते हो। तो कुछ ग्राफ्स रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, किस किस के बीच में, एक्स, ये जो दे रहा हूँ ये सिंबल का मतलब क्या है, इसको मॉड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड मतलब रिएक्टेंस का एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। तो अब हम मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है, यहाँ पे ऐसे प्लॉट करना है, ये एक्स है, ये ओमेगा है, ओमेगा का क्या रेडियन पर सेकंड रहता है यूनिट, एक्स का ओम रहता है, ये रेडियन पर सेकंड, ये ओम। ठीक है, रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। अब ये दोनों को प्लॉट करना है मुझे, क्योंकि ये दो ही है, यहाँ पे ये रिएक्टेंस है, तो यहाँ पे सर्किट में क्या है, रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस है, जैसे मैं बताया ना, एक्सएल डिफरेंस एक्ससी, है ना। तो ये जीरो हो जाता है रेजोनेंस कंडीशन में, बाकी में तो कुछ इसका नेट रिएक्टेंस रहेगा, उसी को ही हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसका इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्स कहाँ पे है, एक्सएल मतलब इस एक्सिस में प्लॉट होगा, और ओमेगा इस एक्सिस में प्लॉट होगा। ठीक है, और एल तो कांस्टेंट है, इंडक्टेंस तो फिक्स्ड है, तो ओमेगा जितना वेरी करेगा एक्सेल भी वेरी करेगा, मतलब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेल क्या होगा, इफ ओमेगा इंक्रीजेस एक्सेल आल्सो इंक्रीजेस। ओमेगा जीरो होगा तो एक्सेल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा,
जीरो में, ओमेगा जीरो है, एक्सएल भी जीरो है, और उसके बाद ये लिनियरली इंक्रीज करेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा जितना फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट तक। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा एल दैट इज एक्सएल को। और एक सी जो है 1/ओमेगा सी, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओमेगा, यहाँ पे जो कम वैल्यू है ओमेगा का, ओमेगा एल यहाँ से हुआ 1/ओमेगा सी, मतलब ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है। ये कैसा, इसका इसको प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और इसको प्लॉट करोगे क्या होगा, कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, ठीक है। जैसे हम लोग, ये तो मैग्नीट्यूड का बात किए है ना, ये मैग्नीट्यूड भी प्लॉट कर रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऐसे एक्सेल लेते हैं तो एक जे टर्म आता है ना, और एक सी क्या आता है, 1/j⍵c, ठीक है। अ, वो जे को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आएगा, -j⍵c, ठीक है। तो ये माइनस जो आ रहा है इसलिए ये नेगेटिव में प्लॉट हो रहा है, ये साइड क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। और जे एक्सिस क्या होता है, ये वाला एक्सिस को ही हम लोग जे एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस आया तो नेगेटिव में है, और एक सी वैल्यू क्या है, ओमेगा का, ये साइड क्या है, ओमेगा अगर जीरो है, ये ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा जीरो है, तो एक सेल क्या हो रहा था, ओमेगा जीरो है तो एक सेल जीरो था, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ओमेगा जीरो है तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव साइड में इनफाइनाइट, ये नेगेटिव एक्सिस है, इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव था। तो ये एक्सेल, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सी को, दैट इज 1/ओमेगा सी। तो हम लोग को अब लेना क्या है, दो मिल गया, और नेट रिएक्टेंस है ये। अब नेट नेट रिएक्टेंस के एक्सेल डिफरेंस ऑफ एक्स सी, मतलब जो ज्यादा होगा, मतलब दोनों का रिजल्टेंट, हाँ दोनों का रिजल्टेंट। तो इस पॉइंट में, जीरो पॉइंट में देखो, जीरो पॉइंट में ये जीरो है, मतलब यहाँ पे एक्सेल का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे मतलब ओमेगा जब जीरो जीरो है, फ्रीक्वेंसी जब जीरो है, ओमेगा का वैल्यू, तब क्या है, एक्सेल का वैल्यू जीरो है, एक्सी का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, माइनस साइड में माइनस इनफाइनाइट इन्फिनिटी है। तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी जीरो, मतलब ऐसे कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू एक्सेल माइनस एक्स सी, हाँ। ये माइनस, ये जीरो का वैल्यू तो माइनस से ज्यादा है ना, मतलब इसको ठीक है, इसको डिफरेंस लेते हैं, मतलब ऐसे इस साइन लेते हैं, मुझे अभी तो पता नहीं कहाँ है, कौन सा ज्यादा है, सेम इक्वेशन को यहाँ पे लिखा हूँ। अब मुझे, मैं देख रहा हूँ एक्सेल का वैल्यू क्या है, जीरो है, और एक्सी का वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, तो अब आ गया माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहा है, तो हर एक पॉइंट में इसका रिजल्टेंट लेते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे इतना फ्लक्चुएट नहीं करता है ये, ऐसे कुछ मैं मेरा नोट्स में देखना, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, लेकिन इतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा, एक लाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा नॉट आ रहा है, जहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, एक सेल का वैल्यू जितना होगा, एक सी का वैल्यू भी उतना ही हो रहा है, एक सेल, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है।
और उसको उसका मतलब डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों सेम नंबर का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए ओमेगा नॉट में एक्स क्या हो रहा है, जीरो। इस पॉइंट में एक्स एक्सिस वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है ओमेगा नॉट पे, ओमेगा नॉट इस पॉइंट में है, कोई एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो है। इसमें दी तो इस एक्सिस के ऊपर है ना ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट में वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, जीरो है। एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो वाई एक्सिस में क्या है, एक्स है, तो एक्स का वैल्यू ओमेगा नॉट में क्या है, जैसे यहाँ पे इस पोजीशन में कुछ एक वैल्यू होगा एक्स का, इतना वैल्यू होगा, इतना वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जीरो है। तो यही मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पे रिएक्टेंस जीरो हो जा रहा है, नेट रिएक्टेंस, सर्किट रेजिस्टिव जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी में अगर सर्किट को ऑपरेट करेंगे तो रेजोनेंस मिलेगा, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा, ये फॉर्मूला लगा के एल इंटू सी। तो ये इसमें से सर्किट का जो इंडक्टेंस का वैल्यू है और कैपेसिटेंस का वैल्यू है, उससे 1/√LC कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो उस फ्रीक्वेंसी में उसका फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और सर्किट मेरा रेजिस्टिव जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इस साइड में सर्किट में किस रिएक्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, लेफ्ट साइड में। ये तो जीरो से बढ़ रहा है, कम होते होते ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा होते होते कम हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सी का वैल्यू ज्यादा है। तो एक्सी का वैल्यू ज्यादा है मतलब कैपेसिटिव सर्किट है यहाँ पे, मतलब एक्सी ज्यादा है और एक्सएल कम है। ये कम है ना, ये वैल्यूज कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो एक सी मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट साइड में जितना भी फ्रीक्वेंसीज है, उस फ्रीक्वेंसी में अगर सर्किट को मैं ऑपरेट करूंगा तो नेट मतलब किसका डोमिनेंस है, एक सी का डोमिनेंस है, ठीक है। एक सी ज्यादा आएगा। रिजल्टेंट क्या हो रहा है, रिजल्टेंट तो यहाँ से जीरो होके उसके बाद यहाँ पे एक्स, यहाँ पे रिएक्टेंस, यहाँ पे इस साइड में क्या है, इस साइड में ये वाला साइड है, मतलब एक्सी वाला, यहाँ पे तो एक्सी का वैल्यू है ना, तो एक्सी का वैल्यू ज्यादा है इसलिए ये वाला वैल्यू मुझे मिल रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे कैपेसिटिव वैल्यू ज्यादा है, एक्सी का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक एक्सी का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू एक्सएल। तो सर्किट का जो नेट रिएक्टेंस होगा वो कैपेसिटिव, तो सर्किट कैपेसिटिव जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, नेचर कैपेसिटिव नेचर होगा। और मतलब एक सी से अगर एक सेल माइनस कर रहे हैं ना तो क्या होगा, इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका ही इफेक्ट दिखेगा सर्किट में ओवरऑल। और इस साइड में क्या हो रहा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है, ये तो कम होते होते एकदम कम हो जा रहा है। तो यहाँ इसके बाद से एक्सिल का वैल्यू ज्यादा है, एक्सी का वैल्यू कम है। तो आफ्टर रेजोनेंस के राइट हैंड साइड में जो जितना भी ये रेजोनेंस जो हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इस तरफ जितना भी फ्रीक्वेंसीज है उसमें अगर सर्किट को ऑपरेट करेंगे तो वो इंडक्टिव सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव इंडक्टिव सर्किट मतलब लैगिंग नेचर का होगा और ये लीडिंग होगा, मतलब करंट लीड करेगा वोल्टेज से, यहाँ पे करंट लैग करेगा वोल्टेज से। लैगिंग मतलब करंट लैग करता है, लीड मतलब करंट लीड करता है, किससे, वोल्टेज से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग ग्राफ यहाँ पे देखेंगे दैट इज जेड वर्सेस ओमेगा, ठीक है। तो जेड वर्सेस ओमेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे हम लोग ये एक्स मॉड मतलब एक्स मॉड नहीं लेना है, यहाँ पे एक्स ही लेना है। एक्स मतलब इसका रिएक्टेंस, मतलब एक्स जे ओमेगा एल, और यहाँ पे जे ओमेगा सी, ये वाला। और इसका जब मॉड लेते हो तब ये फॉर्मूला आता है, जे जे रिप्रेजेंट करता है इस एक्सिस को,
वर्टिकल एक्सिस को, वाई एक्सिस को। ये पॉजिटिव जे है, ये नेगेटिव जे है, तो इसलिए ये एक्सी नीचे आया है और एक्सएल ऊपर आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जेड वर्सेस ओमेगा देखेंगे। अभी रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है, सिर्फ आर होता है ना। रेजोनेंस जब होता है जेड इक्वल टू, ये तो मेरा जेड का है फॉर्मूला, एक्स एक्सएल डिफरेंस एक्स सी होल स्क्वायर। जब रेजोनेंस हो रहा है जेड इक्वल टू आर हो जा रहा है ना। तो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कोई भी वैल्यूज हो रेजोनेंस के अलावा, रेजोनेंस में तो ये होगा एट रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस में नहीं है, रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है, सपोज ओमेगा नॉट, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इस साइड में कैपेसिटिव सर्किट है, इस साइड में रेजिस्टिव सॉरी इंडक्टिव नेचर का सर्किट है। तो अगर रेजोनेंस ना हो तो कुछ तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, आइदर एक्सी वैल्यू ज्यादा होगा और एक्सएल ज्यादा होगा। बस रेजोनेंस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो इसका डिफरेंस जीरो होगा। तो लेफ्ट हैंड में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, एक्सी का वैल्यू ज्यादा होगा, और राइट हैंड साइड में एक्सएल का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसका डिफरेंस जो भी है, एक्सी एक्सएल ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा ये डिफरेंस, और एक्सी ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो हमेशा जेड क्या होगा, आर से ज्यादा ही होगा, और रेजोनेंट कंडीशन में जेड इक्वल टू आर होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू है। और बाकी के केस में और जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसमें आर से हमेशा ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो मिनिमम होगा क्या, जेड इक्वल टू आर। तो यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन में क्या होगा, ये इम्पिडेंस इस साइड है और इस साइड ओमेगा है, तो जेड इक्वल टू आर होगा यहाँ पे, है ना। अगर इस फ्रीक्वेंसी में मैं इस पॉइंट का यहाँ पे जेड का वैल्यू देखूं तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आर, और बाकी ज्यादा ही होगा, तो कुछ इस तरीके से कर्व आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा जेड वर्सेस ओमेगा कर्व। और इस साइड में क्या होगा, कैपेसिटिव नेचर का, इस साइड में इंडक्टिव नेचर का। ये इंडक्टेंस का वैल्यू, एक्सएल का वैल्यू इस साइड ज्यादा होगा, इस साइड में एक्सी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो सर्किट क्या होगा, इंडक्टिव नेचर का होगा, जिसका जो डोमिनेंस है, जो डोमिनेट कर रहा है उसी की तरह ही चलना चलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटिव कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो कैपेसिटिव का इफेक्ट आएगा ओवरऑल सर्किट में, है ना। मतलब यहाँ पे लीडिंग होगा, करंट लीडिंग होगा, यहाँ पे करंट लैगिंग होगा। बस ये एक बार समझ लोगे तो कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ये सिंपल एक सिस्टम में आ जाएगा। मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं कुछ ना देख के ना कुछ करके बता रहा हूँ, बस याद है ना। तो तुम लोग भी जब ये करते करते ये पढ़ते जाओगे तो तुम लोग को भी याद हो जाएगा हमें, अगर जिसको सिस्टमेटिक वे में समझोगे। अगर नहीं समझोगे तो मुश्किल है, बहुत टफ लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर्व करेंगे, चलो देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे जरूर बताना कि ये सब वीडियो जो मैं दे रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये समझने के लिए तुम्हें वो आर एल आर रेजिस्टिव सर्किट, पी और इंडक्टिव सर्किट, एसी का मैं कैलकुलेशन करवाया था एसी में जे ऑपरेटर से, वो पढ़ना पड़ेगा। अचानक से ये पढ़ने बैठोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो बना दिया कि वो सब पढ़ लो, उसके बाद ही ये देखो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है करंट का मैग्नीट्यूड वर्सेस
ओमेगा फ्रीक्वेंसी सर, हम लोग यहाँ पे क्यों फ्रीक्वेंसी मेन चीज है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है हर जगह पे। तो करंट क्या है, वोल्टेज अपॉन जेड, है ना। ये तुम लोग ही बता पाओगे, इजी है। जेड समझ गए, जेड वर्सेस ओमेगा समझ गए, तो आई वर्सेस ओमेगा भी समझ जाओगे। जेड कैसा था, जेड था यहाँ पे मिनिमम था ना, कब मिनिमम था, रेजोनेंट कंडीशन में। तो रेजोनेंट कंडीशन में जेड अगर मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जेड तो अपोजिशन है, अपोजिशन अगर मिनिमम होगा सर्किट में, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम हो रहा है तो ये कम है, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, रेजोनेंट कंडीशन में करंट ज्यादा होगा, और बाकी के जो जितना भी फ्रीक्वेंसीज है उसमें क्या हो रहा है, इम्पिडेंस ज्यादा ही हो रहा है, आर से ज्यादा हो रहा है ना, तो करंट क्या होगा, कम होगा दोनों में। तो इस साइड में भी कम होगा, इस साइड में भी कम होगा। और ये कैपेसिटिव का केस है, मतलब लीडिंग है, यहाँ पे लैगिंग है करंट, ये लीडिंग है। और सर्किट का क्या नेचर है, या फिर सर्किट कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट जैसा, यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट जैसा, ठीक है। ठीक है, चलो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ फिगर्स है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, चलो।